बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा एनफ इज़ एनफ के पार्ट 4 के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम आपको कौंसिल के जो मौजूदा मेंबरान हैं उनकी अहलियत, काबिलियत और नॉमिनेशन के बारे में बताएंगे। तो ये आज के वीडियो की एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जिन अरबाब अख्तियार से मैंने इस बिल के पास होने से पहले बात की थी उनके मुतल्लिक बताऊंगा, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमने ये शुरू की थी वीडियोस, तो हमारा ख्याल था कि हम आपको पीएमडीसी की हिस्ट्री के बारे में भी साथ साथ बताते रहेंगे। तो वो पीएमडीसी की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए मैंने आपको ये बताना था कि ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की हिस्ट्री 1947 से शुरू होती है, जब एक नेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस के बदले में पाकिस्तान ने इंडियन मेडिकल काउंसिल का 1933 का एक्ट अडॉप्ट कर लिया था, जो कि जनरल मेडिकल काउंसिल से अखज़ शुदा था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का ज़माना था और वो जनरल मेडिकल काउंसिल मदर ऑफ़ ऑल मेडिकल काउंसिल कहलाती है, तो उनके एक्ट में से वो एक्ट लिया हुआ था। 1947 से लेके 1951 तक वही इंडियन मेडिकल काउंसिल का एक्ट चलता रहा, जिसको बाद में रीऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल एक्ट का नाम दे दिया गया। उसके बाद 1957 में सिंध और पंजाब की मेडिकल काउंसिलों को मर्ज करके वेस्ट पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बना दी गई और मशरकी पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बना दी गई, जो कि 1962 में इन दोनों काउंसिलों को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक्ट लाया गया और इसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का नाम दे दिया गया, और वो एक्ट 2012 तक चला, यानी 50 साल। इस दौरान 1973 में भी इस एक्ट में अमेंडमेंट आई और 99 में भी इसमें मेजर चेंजेस आने वाली थी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ गए थे। तो ये एक्ट उस दिन असेंबली के एजेंडा पे था जिस दिन मार्शल लॉ लगा था। तो अब आते हैं कि उस वक़्त काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या था। जो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल थी उसमें बड़ी रैशनल किस्म की नुमाइंदगी दी गई थी तमाम सेक्टर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कह सकते हैं। कि पहली बात है कि नेशनल असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल का मेंबर होता था। कंडीशन ये थी कि वो डॉक्टर होगा। चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे होते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का एक नामिनी होता था लीगल प्रोफेशन से। डीजी हेल्थ एक्स ऑफिशियो मेंबर होता था। फेडरल गवर्नमेंट 4 नुमाइंदे नॉमिनेट करती थी, जिनमें से एक आर्मी मेडिकल कोर से होते थे। 4 जनरल प्रैक्टिशनर के नुमाइंदे होते थे, सारे सूबों में से एक एक, और 2 डेंटिस्ट्री के नुमाइंदे होते थे, जिसको 2 सूबे अल्टरनेट करते थे, सिंध और बलूचिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त NWFP कहलाता था, और पंजाब। और मेडिकल प्रोफेशन या टीचिंग से हर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का एक मेंबर था, जो उनके अपने सिंडिकेट के मेंबर्स से इलेक्ट होता था। कंडीशन वहाँ भी यही थी कि वो मेडिकल ग्रेजुएट होगा। और हर मेडिकल कॉलेज की जो टीचिंग स्टाफ है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, जो कि बहुत देर तक लोगों का गुमान था कि प्रिंसिपल एक्स ऑफिशियो आता है, लेकिन वो बेसिकली वो टीचिंग स्टाफ की रिप्रेजेंटेशन होती थी, उसमें प्रिंसिपल होना ज़रूरी नहीं था। और जो बाद में साबित भी हुआ कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल के अलावा दूसरे लोगों को भी इस काउंसिल में भेजा।
अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए तो उनकी तादाद बढ़ने लगी, लेकिन 2006 तक क्योंकि सवाए आगा खान के और कोई कॉलेज रिकग्नाइज नहीं था, तो आगा खान के अलावा कोई काउंसिल का मेंबर नहीं था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने एक लंबी लिटिगेशन की, वो किसी और वक्त बताऊंगा, लेकिन उस लंबी लिटिगेशन के बदले में 2007 में वजारत सेहत ने इनको जो प्रोविजनली रिकग्नाइज मेडिकल कॉलेजेस थे ये कहकर नॉमिनेशन दे दी कि प्रोविजनल रिकग्निशन कोई चीज़ नहीं होती, या इधर रिकग्नाइज होते हैं या नॉट रिकग्नाइज होते हैं। लेकिन उस वक़्त हमारा केस डॉक्टर आसिम हुसैन के अगेंस्ट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कोर्ट में जमा कराई हुई नॉमिनेशंस को, जो कि इन्होंने हमें नहीं भेजी थी लेकिन कोर्ट में जमा करा दी थी कि हमने इनको नॉमिनेट कर दिया, उन्होंने रद्द कर दी। और इस बेस पे रद्द कर दी कि जिसको पीएमडीसी रिकग्नाइज करेगी वो कॉलेज चलेगा, और जिसको पीएमडीसी रिकग्नाइज नहीं करेगी वो कॉलेज नहीं चलेगा। और उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था कि अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो इनको इजाज़त देते हैं, और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो इनको बंद कर दें। तो गवर्नमेंट ने इसको ज़ाती तौर पे लिया, और जब मुझे फोर्स लीव पे भेज दिया गया तो एक ही गो में 37 मेडिकल कॉलेजेस को रिकग्नाइज कर दिया गया और उनको काउंसिल की मेंबरशिप दे दी गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गलबा हो गया, आसिम हुसैन साहब आ गए। कहने के तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन एक्सपोज फैक्टो प्रेसिडेंट का काम ही देखते रहे और प्रेसिडेंट के पावर ही इस्तेमाल करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, बल्कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले इन्होंने अपनी हुकूमत में 2012 में कौंसिल में वजारत सेहत का अमल दरामद ख़त्म करने के लिए फुली कंट्रोल हासिल कर लिया, और ऑटोनॉमी को इस हद तक ले गए कि इन्होंने हर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का रिप्रेजेंटेटिव अडॉप्ट कर लिया, तो चाहे पब्लिक सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, उनमें से जितनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। साथ में जो मेडिकल कॉलेजेस में से इन्होंने एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर के हर सूबे में से एक नुमाइंदा की इजाज़त भी दे दी। लेकिन जब ये सेनेट में बिल गया हुआ था तो सेनेटर्स ने जो फाटा से थे उन्होंने अपनी नुमाइंदगी बिल को मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की शर्त रखी, और गवर्नमेंट ने उनको भी नुमाइंदगी दे दी। तो जब फाटा को दी तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को, जो ऑलरेडी सूबाई स्टेटस गवर्नमेंट दे चुकी थी, तो उनको भी नुमाइंदगी देनी पड़ी। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल टीचिंग के रिप्रेजेंटेटिव, तो इन्होंने मेंबरशिप की जुमा बाजार लगाई और वो मेंबरशिप 80 से तजावज़ कर गई। लेकिन कमाल ये किया कि इन्होंने कभी काउंसिल के मेंबर्स 50% तक भी नहीं आने दिए, क्योंकि आसिम हुसैन साहब को ख़तरा था कि अगर ये लोग आ गए तो शायद उनकी अजारादारी कायम ना रह सके। इसको देखते हुए कि इवन उनको अपनी हुकूमत में भी अमेंडमेंट्स लानी पड़ी। उसके बाद जब नवाज लीग की हुकूमत आई तो उन्हें देखा कि यह अदारा तो मादर पितर आज़ाद हो गया, कौंसिल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो उन्होंने उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। लेकिन वो अपने 5 साल दौर में ऑर्डिनेंस तो 2-3 दफ़ा लाए, लेकिन उनकी बैल मंडी ना चली। अब जब हमारी प्यारी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने भी पहले ऑर्डिनेंस से काम चलाया, लेकिन वो ऑर्डिनेंस वाहिद पीपल्स पार्टी की वजह से सेनेट में पास ना हो सके,
तो उसको जॉइंट सेक्शन में ले जाना पड़ा। लेकिन वो ये है कि चूँकि जॉइंट सेशन में भी उस वक्त आर्डीनेंस पास कराया गया जब अपोजिशन बाइकआउट कर चुकी थी और अपोजिशन ने इस एक्ट को तस्लीम नहीं किया हुआ था। तो इस एक्ट में अगरचे ये कानूनी हासियत हासिल कर चुका है, पास हो चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बताना ये मकसद था, ये हिस्ट्री का हिस्सा था और उस हिस्ट्री में हमने ये देखना है कि अब कौंसिल की मेंबरशिप में क्या होगा। तो मौजूदा हुकूमत ने जो बिल पास कराया है, उन्होंने कौंसिल की जो जमहूरी रिवायात वाली मेंबरशिप्स थी जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव थे, वो ऑल टुगेदर उड़ा दिए और अपनी मर्ज़ी के 9 नुमाइंदे, जिनमें 2 एक्स ऑफिशियो हैं, सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी और सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन विच रेगुलेट्स पीएमडीसी, जो ऑब्वियसली नेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड सर्विसेज का डिवीजन है। बाकी 7 लोगों में से 3 सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे जी, 3 मेडिकल प्रोफेशन से होंगे, 1 डेंटिस्ट्री से होगा। ये कंपोजिशन बना दी और ये सारे नॉमिनेटेड होंगे। अब वो नॉमिनेशंस में जो सिविल सोसाइटी में इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि राइडर लगाया कि 1 फिलियंथ्रापिस्ट होंगे, 1 लॉयर होंगे और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। जबकि मेडिकल के लिए उन्होंने रखा कि जी उनका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, किसी मेडिकल कॉलेज का ना वो प्रिंसिपल होगा, ना डीन होगा, ना वाइस चांसलर होगा, ना एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ना शेयर होल्डर होगा, ना मालिक होगा। ये राइडर लगा के उन्होंने कहा कि जी 3 लोग मेडिकल प्रोफेशन से आएंगे और 1 डेंटिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मैंने इस एक्ट के पास होने से पहले जो मैंने आपको बताना था कि मैं जिस अरबाब अख्तियार का जिक्र कर रहा था, पावरफुल शख्सियत का, वो थे डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब। मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी गुजारिशात में बताया कि इस तरह पता चला है कि आप एक कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसकी कंपोजिशन जो है वो सिर्फ इस तरह रखें कि जिस तरह 1962 के आर्डीनेंस में था कि नेशनल असम्बली से भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सेनेट से भी होना चाहिए क्योंकि सेनेट डिमांड कर रही है और आपने सेनेट से बिल पास कराना है। नहीं तो एक आदमी इन दोनों में से, पार्लियामेंट में से हो के उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट की होनी चाहिए। डीजी हेल्थ की बजाय जो भी डीलिंग ऑफिसर हो और जो भी मिनिस्ट्री में पीएमडीसी को डील कर रहा हो, उस शख्स को होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट अपने जो 4 लोग नॉमिनेट करना चाहती है वो कर ले, सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, लेकिन साथ में आप जनरल प्रैक्टिशनर की रिप्रेजेंटेशन जिस तरह पहले थी और डेंटिस्ट्री की जिस तरह रिप्रेजेंटेशन पहले थी, उन लोगों को रहने दें। और जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ का इशू है उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए आप पब्लिक सेक्टर की एक यूनिवर्सिटी का हर प्रोविंस से नुमाइंदा ले लें, एक प्राइवेट सेक्टर से ले लें, इसी तरह एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक पब्लिक सेक्टर की सारी सूबे की फैकल्टी में से ले लें, एक प्राइवेट सेक्टर में से ले लें। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का नुमाइंदा ले लें। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जितनी पब्लिक सेक्टर की है, जितनी प्राइवेट सेक्टर की है, उसके अलावा जीपीस हैं, डेंटिस्ट हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नुमाइंदा है, क्योंकि वो 50 साल चल गई थी मेंबरशिप और अभी भी चूँकि सबको इक्वल मिल रही थी, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आपको डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के तहत कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और वो कर लें। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं कह रहा था कि उन्होंने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुहेल आप मुझे 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तो यूँ मैं उस दर से भी मायूस लौटा और फिर ये एक्ट आ गया, बिल पास हो गया और इसका नतीजा मेंबरशिप तो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब तक आप तक खबर पहुंच गई होगी कि सिंध ने अपनी मेडिकल काउंसिल बनाने के बिल पे काम करना शुरू कर दिया है और ये होना है और ये होगा। और उसकी वाहिद जिम्मेदारी
जिन लोगों ने ये बिल ड्राफ्ट किया है, सूबों को नुमाइंदगी नहीं दी, मुख्तलिफ सेक्टर्स को नुमाइंदगी नहीं दी, ये वाहिद वजह बनेगी। और ये आज सिंध है, कल बाकी सूबे भी अपनी कौंसल्स बनाएंगे, जिसका प्रोफेशन को नुकसान होगा, जिसकी खातिर हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब आते हैं मौजूदा कौंसल के नुमाइंदों की तरफ। मौजूदा कौंसल के नुमाइंदों जो 7 गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, उनमें से पहले हम ले लेते हैं मेडिकल के नुमाइंदे। और सबसे पहले प्रोफेसर अरशद तकी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं कौंसिल के, वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पे तैनात हैं और एक प्राइवेट एनेस्थेटिस्ट का ग्रुप चलाते हैं जो लाहौर के बहुत सारे हस्पतालों को इमरजेंसी में कवर प्रोवाइड करता है। तकी साहब एक काबिल इंसान है, उनकी अपने शोबे में क्वालिटीज़ को और कॉम्पिटेंसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के एग्ज़ामिनर और टीचर नहीं हैं। एक बात, वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से खुद भी फेलो हैं और उनके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के टीचर भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, एग्ज़ामिनर भी हैं। दूसरा है प्रोफेसर रुमीना हसन। उन्होंने पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं की, उनकी इब्तदाई तालीम और आला तालीम इंग्लैंड से है। वो रॉयल कॉलेज की फ़ेलो हैं, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन उनको पाकिस्तानी सिस्टम के बच्चों को पढ़ाने का तजर्बा भी नहीं है। और अभी भी वो जिस मेडिकल कॉलेजेस के, आगा खान मेडिकल कॉलेज के साथ उनका तल्लुक़ है, वहाँ के बच्चों का एजुकेशन सिस्टम एलीट का सिस्टम है और वो अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से है, क्योंकि वो बेसिकली अमेरिका ने हमारे मुल्क में अपना एक हायरिंग सिस्टम को बंदोबस्त किया हुआ है। मैं उनके सीनियर लोगों से बात करता हूं कि आपके 95% लोग बाहर चले जाते हैं, तो 5% अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से रह जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे 90% बाहर चले जाते हैं। तो वो बेसिकली अमेरिका की नर्सरी है, वहाँ पढ़ाती हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि अंदरून सिंध में कैसे एजुकेशन सिस्टम है, पंजाब में कैसा है, खैबर पख्तूनख्वा में कैसा है, बलूचिस्तान में बच्चों का क्या म्यार है और क्या पढ़ाया जाता है। वो एक अच्छी रिसर्चर हैं, वो अच्छी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, अच्छी इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्पेशलिस्ट हैं, उनका रिसर्च में बड़ा काम है, लेकिन उनको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है और होना भी चाहिए। उसके बाद आते हैं तीसरे मेंबर हैं हमारे आसिफ खोया साहब। वो शौकत खानम हस्पताल में काम करते हैं। शौकत खानम हस्पताल अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए किसी मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के फेलोशिप्स के लिए कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के बच्चे ज़रूर आते हैं, जिनके ये सुपरवाइज़र भी हैं, एग्ज़ामिनर भी हैं। इनका भी रिसर्च में आला नाम है और इनकी जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो शायद सैकड़ों तक पहुंचने वाली है। इन सारे लोगों की कॉम्पिटेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी ना ईमानदारी पे शक है, ना इनकी क्रेडिबिलिटी पे शक है, ना इनकी कॉम्पिटेंसी पे शक है, लेकिन ये टीचर्स नहीं हैं। और ख़ास तौर पे कि जिन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के
ना ये सुपर टीचर हैं, ना उस एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनर। अब आ जाते हैं जो हमारे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों में सबसे पहले लेते हैं रोशान ज़फ़र साहिबा को। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लायर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। फिलियंथ्रोपिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, और एक एनजीओ कश चला रही हैं जिसकी वो एमडी हैं। लेकिन वो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में काम नहीं करती। वो वुमेन एम्पावरमेंट में, लोन्स देने में, फिनंशियल सपोर्ट्स करने में, पॉवर्टी एलिमिनेशन में काम करती हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी रही हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो डेवलपमेंट साइड पे है, मेडिकल टीचिंग एजुकेशन का या हेल्थ रिलेटेड उनके इश्यूज नहीं हैं। दूसरे नंबर पे जो सिविल सेक्टर से आए हैं वो हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब तारिक साहब। उनका एक बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंट्स का ग्रुप है, हर बड़े शहर में उनके ऑफिसेज हैं, सारी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑडिट्स करते हैं, रेप्यूटेबल वो है, उनकी क्रेडिबिलिटी में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन समझ नहीं आती कि ये कोई SECP से रजिस्टर्ड कोई इंडस्ट्री है कि जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, कि मेडिकल एजुकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट ना उन्होंने हमें पढ़ाना है, और अगर उन्होंने हमें देखना है तो ये हमारे अकाउंट्स देखने हैं तो ये उनके स्टैंडर्ड से बिलो है। क्योंकि साथ ही आप जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी बना रहे हो वहाँ भी फाइनेंस का बंदा रख रहे हैं। जब वो फाइनेंस का बंदा देखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने किसी हायर ग्रेड में ही रखना है, काफ़ी तनख्वाह पे रखना है, तो फिर इस कौंसल में उनका कोई किरदार नज़र नहीं आता। तीसरे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अली रज़ा साहब। वो माशाल्लाह एक बहुत बड़े लीगल फार्म के मालिक हैं। उनकी भी सारे मुल्क में ब्रांचें हैं। उनका काम लिटिगेशन के तमाम शोबों में है। तमाम अदालती निज़ाम में सिविल कोर्ट से ले के सुप्रीम कोर्ट तक उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, मार्केट में साख है, वो आर्बिट्रेशन के माहिर हैं, वो लिटिगेशन के माहिर हैं। उनका ग्रुप स्पोर्ट्स बोर्ड को भी बेतहाशा लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी लिटिगेशंस में क्रेडिबिलिटी है, उसको कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है, ये PMDC के लॉ बनाने में लॉ डिवीजन से ज़्यादा उनका हिस्सा है। क्योंकि लॉ फर्म के पास बहुत सारे इंटर्नीज होते हैं, बहुत सारे रिसर्च अफसर्स होते हैं। ये तो चूँकि इतने कमिटेड हुए हैं और इनके पास टाइम नहीं होता, ये उन बच्चों के ज़िम्मे इन्होंने लगा दिया है। उन्होंने टिप्स इकट्ठी करके एक हमारे लिए एक लॉ बना के सर की खिदमत में पेश कर दिया है। उसको उन्होंने जो लोग मैटर करते हैं उनके सामने पेश किया है कि जी ये बहुत आला किस्म का लॉ है, जो ना किसी की कॉपी है, ना किसी का चरबा है, ना किसी से मिलता जुलता है, इंडिजिनस भी नहीं है। तो वो उन्होंने बना के उनको दे दिया। इस एक्ट की तो अगली किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन वो लगता है कि इनका है। दूसरी एक परेशानी की वजह है कि इतने सीनियर लॉयर ने वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा PMDC में क्यों कबूल किया, उनका क्या इंटरेस्ट है। मैं तो काफ़ी सारे सीनियर लॉयर को जानता हूँ जिनकी फैमिली उनसे नाराज़ रहती है कि इनके पास टाइम नहीं होता। तो इनके तो सारे सूबाई मकामात पे हर हाई कोर्ट के लिमिटेशंस में ऑफिसेस हैं, तो ये इतना बड़ा काम संभालते हैं। और उसके बावजूद ये PMDC में जो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा इनको, और इनके पास इतना टाइम होगा कि ये PMDC को टाइम भी देंगे, तो उस इंटरेस्ट की मुझे समझ नहीं आई। अब आ जाते हैं हमारे मेडिकल के दो लोग बच गए। जनरल निगार पाकिस्तान की पहली खतून लेफ्टिनेंट जनरल है। ऑलरेडी उन्होंने हिस्ट्री बनाई है।
सर्जन जनरल का ओहदा पाकिस्तान बनने से लेके अब तक PMDC में रहता है, लिहाजा उनके ऑफिस में उसकी स्पोर्ट्स, उसकी हिस्ट्री, बैकअप PMDC के लिए रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है जो उनको असिस्ट करेगा। और उन्होंने खुद भी बहुत सारे ऐसे अस्पतालों को कमांड किया है जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएटेड थे, तो उनको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन दोनों का तजर्बा ज़रूर है कि उनकी जो टीचर्स हैं कि जो उनके अंडर कमांड होते थे वो उनको पढ़ाते थे या उनकी कमिटमेंट्स होती थी तो उनको वो ओवरसी करती थी। अब आगे सेक्रेटरी हेल्थ साहब, मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता, मुझे उनकी दियानत अमानत कैपेसिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन तजर्बा बहुत बुरा है। एजाज रहीम साहब के होते हुए उन्होंने PMDC को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी PMDC में मिनिस्टर को भी दखल नहीं देने दिया कि ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए काम कर रही है और इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कभी किसी की सिफारिश नहीं करने दी मिनिस्टर को, नसीर खान को। उन्होंने वो बेताब रहे, लेकिन उन्होंने जो सेक्रेटरी के थ्रू सारी मिनिस्ट्री चलती है तो सेक्रेटरी साहब ने उनको उंगली नहीं पकड़ाई कि वो इसमें दखल दे सके। लेकिन जो ही एजाज रहीम साहब ट्रांसफ़र हुए तो अनवर महमूद साहब आ गए। अनवर महमूद साहब के साथ PMDC का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। उन्होंने PMDC को अपना झैली अदारा तो एक तरफ सरकारी अदारा समझने के भी रवादार नहीं थे, और उन्होंने मेरे और अदारे के ख़िलाफ़ चीफ एग्जीक्यूटिव को समरियाँ तक भेजी जिस पे हमारी जवाब तलबी भी हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको मुंह की खानी पड़ी कि उन समरियों में उन्होंने कहा कि जी PMDC सफिशेंट स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। उस समरियों की मेरे पास कापियाँ हैं, वो किसी वक्त शेयर की जा सकती हैं। उसके बाद वो नसीर खान साहब और उन दोनों ने मिलके कौंसिल पे कब्जा करने का मंसूबा बनाया और वो उसमें कामयाब हो गए कि मुझे छुट्टी पर भेज दिया गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ माफिया। लेकिन जितनी देर मैं रहा तो उनका बस नहीं चला, और इस हद तक कि उन्होंने जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने उनकी समरियों पे कोई काम नहीं किया तो उसके बदले में मैंने भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अर्जी पुरजा फरमा दी, तो उस पर मिनिस्ट्री की खिंचाई हो गई। उनका चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के साथ बड़ा गहरा और ज़ाती किस्म का ताल्लुक था, तो उनका वहाँ तो बस नहीं चला, तो फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे लगा के मिनिस्टर की आशीर्वाद से मेरे खिलाफ सेनेट में से करारदाद पास करवाई कि मुझे निकाल दिया जाए। वो वर्बैटम सेनेट का वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि सेनेट में क्या हुआ और सेनेट की सब कमेटियों में क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि सेक्रेटरी साहब अगर दखल देना चाहें तो इन 9 लोगों की क्या मजाल है कि वो उनका कहना ना माने, क्योंकि ये नॉमिनेटेड लोग हैं। हमारे वक्त कौंसिल में इलेक्टेड लोग आते थे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इसी हुकूमत ने पीछे अपने नॉमिनेट किए हुए लोग उनको एकदम रिमूव कर दिया था कि उन्होंने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं किया, और आज तक ना प्रेसिडेंट उस वक़्त के जवाब दे सके ना मिनिस्ट्री जवाब दे सकी है कि उन 4 लोगों को, अपने लोगों को नॉमिनेट करने के बाद क्यों हटाया था। वही है कि सेक्रेटरी साहब को हमारे हिसाब में वो चीज़ उनकी पसंद नहीं आई। वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी होती जा रही है तो मेरा दिल है कि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, लेकिन मैं जो सिविल सोसाइटी वाला डेंटिस्ट्री वाले एक अनीस रहमान साहब रह गए। अनीस रहमान साहब वो कहते हैं जद्दी पुश्ती डॉक्टर हैं कि उनके फादर डॉक्टर हैं, उनके बच्चे डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर हैं। उनके पास रॉयल कॉलेज की फेलोशिप है जो हमारे प्रोफेशन डेंटिस्ट्री के उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उनका एजुकेशन का शौक़ होता तो उनको कोई भी कॉलेज हाथों हाथ ले लेता।
ना उन्होंने किसी डेंटल कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश की, ना उन्होंने एजुकेशन का अपना प्रोफेशन अपनाया, बल्कि वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और माशाल्लाह उनकी अच्छा अपना इस्लामाबाद में सेटअप है। लेकिन उनके पैशन कुछ और है। उनका पैशन पाकिस्तान को पे बैक कर रहे हैं अपनी मोहब्बत। वो मारगला की पहाड़ियों पे जो नेशनल पार्क है उसकी रिक्लेमेशन में इंटरेस्टेड है। वो देवसाई में ब्राउन बियर की रिहेबिलिटेशन में उन्होंने बहुत काम किया है और उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करवाया है। उन्होंने महाशेर फिश जो जंगली हयात के लिए और दरियाओं में नायाब होती जा रही थी पोल्यूशन की वजह से, उसके लिए काम किया है। और वो कुछ पुराने फोर्ट्स भी रिक्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो टूरिज़्म को डेवलप कराना चाहते हैं, कि वो नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र होना चाहिए था एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे। या ये है कि जिस तरह उनका शौक़ है तो उनको पीटीडीसी का चेयरमैन होना चाहिए था। उनके लिए ये जॉब बहुत स्मॉल है, क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन से उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन चीज़ों के बताने का मकसद ये था कि ये कौंसिल के लोग, इनका मेडिकल एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहेंगे कि जी वो एकेडमिक बोर्ड करेगा। पॉलिसी आपने बनानी है। पहला तो ये है कि नाम क्यों चेंज किया गया। Who are the members of the Pakistan Medical Commission? No one. ऐसा कमीशन है जिसका मेंबर कोई नहीं है। कमीशन के मेंबर नहीं है, 3 हिस्से हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ये सारे मेंबर्स हैं। उसके बाद एकेडमिक बोर्ड है, उसके बाद नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है। तो काउंसिल का तो, कमीशन का जब मेंबर कोई नहीं है तो नाम बदलने की क्या ज़रूरत थी। सारा रिकॉर्ड, मतलब अभी मेरे हिसाब में लाखों रुपए खर्च किए गए सिर्फ स्टेशनरी चेंज करने पे, काउंट चेंज करने पे। लोग तंग हुए हैं, बच्चे तंग हुए, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें, आपने कर दिया है तो अब सिंध मेडिकल काउंसिल आ गई। आगे की लिटिगेशन के लिए आप तैयार रहें। सूबों की नुमाइंदगी नहीं है ये। अभी आपको नेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी आपको इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आने हैं। जब आपको उनको पता चलेगा कि ये पार्टी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऑटोनॉमस नहीं है, ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकती और गवर्नमेंट के रबर स्टैम्प के तौर पे काम कर रही है, तो आपका ग्रेजुएट बाहर भी तंग होगा। वो एक्ट में बाद में कर लेंगे। आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ज़रूरी थी। माजरत चाहता हूँ। आइंदा जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्ट में वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। हमने वाचडॉग के तौर पे काम करना है, हमारे किसी के साथ जाती अनाद नहीं है, मफाद नहीं है। अल्लाह हाफिज़।